रमजान के पहले ही रोजे के दिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है जो बीजेपी के लिए काफी नासूर बन गया है। ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते हुए दिखाई दिया जा रहा है, क्योंकि बेहद जायज मांग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जरिए की गई है दोस्तों। और वो मांग क्या है इस पूरी खबर में आपको बताऊंगी। साथ में एक सहयोगी दल का भी असदुद्दीन ओवैसी ने समर्थन कर दिया है। जो बीजेपी अपने सहयोगी दल से अलग ट्रैक पर हटकर निकल रही थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पेच फंसा दिया है। एक ऐसा पेच फंसाया है जो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के लिए काफी आसान, और उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बीते दिन हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसा एआईएमआईएम के नेता के जरिए दावा किया गया। लेकिन अब रमजान के पहले ही रोजे के दिन जो बात कर दी गई है, जो ऐलान किया गया है, जो मांग की गई है, वो बीजेपी के लिए नामुमकिन है। जी हां, नामुमकिन है करना। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो बातें कही है वो बेहद सही बातें की है, तथ्य के साथ बातें की है, जिसकी वजह से बीजेपी की नींद जो है हराम हो गई है। ओवैसी ने पहले ही दिन नींद हराम कर दी है। आगे इस रिपोर्ट में यह भी बताऊंगी दोस्तों कि संभल का जामा मस्जिद एक बार फिर से, जी हां, एक बार फिर से विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। विवादों में एक बार फिर से इस पूरे मामले को घेर लिया गया है। क्यों? क्योंकि संभल की जामा मस्जिद को लेकर रमजान के टाइम पर होता है ना दोस्तों, मस्जिदों की पुताई रंगाई। जब मस्जिदों की रंगाई पुताई की मांग उठी तो फिर जो कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई हो, इसके खिलाफ उतर आए हैं। इस पर भी पूरी चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बताऊं कि एक और इस्तीफा गिर गया। जी हां, एक और इस्तीफा गिरा है और इस इस्तीफे से बीजेपी की और मुश्किल जो है हराम हो रही है, क्योंकि बीजेपी जो चुपचाप बैठी हुई है, सारा तमाशा देख रही है। जितने भी नेताओं और मंत्रियों के नाम आ रहे हैं एब्सेंट फाइल में, उसको लेकर खामोशी इख्तियार कर लिया है। लेकिन दुनिया भर में खामोशी इख्तियार नहीं है दोस्तों। बिल गेट्स हो या तमाम बड़े नेता हो, उनके खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। व्हाइट हाउस के आगे, जी हां, ट्रंप के घर के आगे प्रदर्शन हुआ है। ऐसे में एक और नामचीन हस्ती की इस्तीफा हो गई है दोस्तों। इस पर भी बात करूंगी कि वो क्या नाम है। साथ ही दोस्तों, अजीत पवार का मामला एक ऐसा गुत्थी बन चुका है, एक ऐसा मिस्ट्री बन चुका है जिसकी निगाहें इस वक्त इस पूरे मामले पर पड़ी हुई है। हर लोग इस मामले को जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के जलने की खबर तो हमने आपको बताई, लेकिन अब उनकी पत्नी जो है, जी हां, अब उनकी पत्नी ने मुश्किल बढ़ा दी है भाजपा सरकार की। सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। आगे इस और मामले पर बड़ी अहम जानकारी देने वाली हूं, अजीत पवार के मामले में, कि क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों, एआई सब्मिट को लेकर एक और फर्जीवाड़ा देश के सामने निकलकर आया है। वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि कैसे कैसे फर्जीवाड़ा हमारे देश में किए जा रहे हैं। और जाते जाते आपको इस रिपोर्ट में यह भी बताऊंगी कि अरशद मदनी ने, जी हां, अरशद मदनी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की नींद हराम करके रख दी है। जो ललकार लगाया है, जो बातें उन्होंने कही है, उस बात से शायद आरएसएस शाखा में इधर उधर अफरा तफरी मच गई होगी। पूरी रिपोर्ट आपको एक एक करके दिखाने वाली हूं। सबसे पहले ओवैसी के ऐलान से शुरुआत करती हूं इस खबर की। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आज रमजान के पहले ही दिन एक जायज मांग कर दी है, और ये मांग है देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जो शराब के ठेके खुले हुए हैं, जो शराब की दुकानें चलती है, उसको लेकर रमजान में बंद करने की मांग कही गई है। रमजान में 30 दिनों तक शराब की दुकानें जो है देश की राजधानी में बंद हो, ऐसा एआईएमआईएम के जरिए मांग किया गया है दोस्तों। सावन वाला तर्क भी दिया गया है। जायज बातें हैं दोस्तों। जब सावन में आप मांस मछली की दुकान को बंद करवाते हैं, धर्म देखकर टारगेट करते हैं। वैसे तो हमारा देश सेकुलर है, संविधान से चलता है, यहां सभी धर्मों को एक समान आजादी दी गई है। सबसे स्वस्थ लोकतंत्र हमारा भारत कहलाता है। लेकिन यहां कुछ सालों में स्वस्थ लोकतंत्र की नींव जो है ऐसे ऐसे करके हिलाई जा रही है, क्योंकि धर्म को आधार बनाकर टारगेट किया जाता है। सावन में आप देखते हैं कितना बवाल काटा जाता है।
कैसे कैसे आरोप लगाए जाते हैं, यहां तक कि नाम चिपकाने की प्रथा भी थोप दी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब कोई कुछ नहीं कहता है। तो ऐसे में एआईएमआईएम की पार्टी जो है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने रमजान के मौके पर शराबबंदी की मांग दोस्तों क्या जायज नहीं की है? क्या लगता है आपको? यहां पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि जैसे सावन में दुकानें बंद होती हैं, तो क्या रमजान के पाक महीने में शराब जो मुसलमानों के लिए वर्जित है, हराम है, उसको लेकर दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो होनी चाहिए। सभी धर्मों की आस्था की बात है दोस्तों, तो सभी धर्मों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। जैसे आप दूसरों को आस्था का सम्मान का पाठ पढ़ाते हैं, वैसे ही भाजपा सरकार को दूसरे के धर्म के, दूसरे की आस्था का भी सम्मान होना चाहिए और ऐसी चीजों को बंद करना चाहिए जो इस्लाम में हराम है। लेकिन यहां दोस्तों क्या है, तो यहां पर भाजपा वाले अलग नैरेटिव गढ़ते हैं। कैसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब इनके लिए एक कानून है और इस देश के मुसलमानों के लिए अलग कानून है। खैर आपको बता दूं दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली में शराब के ठेके बंद कराने की मांग कर दी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रमजान के दौरान दिल्ली में सभी शराब के ठेके बंद कराने की मांग की गई और इसके पीछे सावन का तर्क दिया है। सावन में जिस तरीके से मुसलमानों को रोका जाता है, उनके धंधे को बंद कराया जाता है, तो वही यहाँ पर तर्क दिया है। ये मांग एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई के जरिए की गई है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता शोएब जमई ने यह मांग की है कि रमजान के महीने में दिल्ली के अंदर सभी शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाना चाहिए। एआईएमआईएम की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष शोएब जमई ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी गुहार लगाई है। उन्होंने दिल्ली सरकार से, मोदी सरकार से अपील की है कि रमजान के पाक महीने में दिल्ली के अंदर सभी शराब के ठेके को बंद कर दिया जाए, सार्वजनिक जगहों पर शराब की बिक्री एवं खपत की पाबंदी लगाई जाए। जब आप सावन के महीने में नॉनवेज की दुकान को बंद कराकर सम्मान चाहते हैं, तो हमारे पवित्र महीने में भी आपको सम्मान करना चाहिए। इस तरीके की बातें, इस तरीके की मांगे उठाई गई है। पहली बार मैं किसी पार्टी के इस चीज से इत्तेफाक रख रही हूं दोस्तों। जब आप बात करते हैं धर्म का, आस्था का, तो यहाँ पर सभी धर्म और सभी की आस्था का सम्मान होना चाहिए। जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग नवरात्र में 9 दिन तक मांस की दुकान को नहीं खोलते हैं क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है, तो वैसे ही दिल्ली सरकार और मोदी सरकार को यह आदेश देना चाहिए। बस रमजान पर ट्वीट करने से मोदी जी नहीं होता है, कुछ बड़ा दिल दिखाइए, कुछ बड़ा दरियादिली कीजिए ना, तभी तो इस देश के मुसलमान आप पर विश्वास जता पाएंगे। क्योंकि इस देश के मुसलमान का विश्वास तो पहले ही आपकी पार्टी के जरिए हिला कर रखा हुआ है। क्या क्या किया जा रहा है, कितने जुल्म सितम किए जा रहे हैं आए दिन, आप देख ही रहे दोस्तों, और हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। तो ऐसे में मोदी जी जरा एक कदम आप आगे बढ़ाइए, तो मुस्लिम समुदाय के लोग 10 कदम आपकी तरफ चलेंगे। 10 कदम कह रही हूं, अपने चैनल के माध्यम से आपको चैलेंज देती हूं कि 10 कदम वो आगे बढ़ेंगे जब आप एक कदम उनके लिए आगे आएंगे। क्योंकि जिस तरीके की चीजें आपके जरिए, आपकी पार्टी के जरिए की जा रही है, वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार को बनाकर क्या कर रहे हैं समाज में, या आप लोगों का अंतरात्मा अच्छे से जानता है। अगर वक्त रहते हुए आपने रोक लिया होता या अभी भी रोक लेंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत प्यारी तस्वीर हमारे भारत की दिखाई दी जाएगी। लेकिन अफसोस की बात, आप लोगों की तरफ से ऐसा होता कहाँ है? आप लोगों की तरफ से तो नफरतियों को इनाम मिलता है, बड़ा वाला इनाम, बड़ा वाला ट्रॉफी दिया जाता है। इसने इतना जहर फैलाया है। आपके एक राज्य के मुख्यमंत्री क्या क्या कह रहे हैं असम के, सुना है कभी आपने? नहीं सुना है क्या? सुना तो जरूर होगा, लेकिन खैर नजरअंदाज आप लोग ऐसे करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस देश में मुसलमानों को बलि का बकरा भी बना दिया जाएगा ना, तब भी आप ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे, तब भी ऐसे चैन सुकून की नींद जो है आपके अंदर आती रहेगी और आप कहेंगे कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत रहे हैं। यही नारा दे देंगे क्योंकि ये नारा बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस नारे को अगर मुसलमानों से जाकर पूछेंगे ना तो बोलेंगे भाई बहुत डरावना है, बहुत खतरनाक नारा है, इस नारे से अच्छा है कि आप नारा दिए ही नहीं होते। खैर वहीं आपको बता दूं दोस्तों कि नीतीश
को शराब नीति पर जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी नीतीश सरकार के जरिए लाया गया था और उस वक्त नीतीश कुमार को बहुत फायदा भी मिला था, महिलाओं का वोट जो है उनको धड़ाधड़ मिला था। अब ऐसे में नीतीश की शराब नीति पर ओवैसी का साथ मिल गया है। समीक्षा पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि बिहार में शराब फिर से चालू करने की मांग जो है बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के जरिए की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार इस पर राजी नहीं है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार में राज्यसभा चुनावों के ऐलान के बाद शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठाकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए सरकार चला रहे नीतीश सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। राज्यसभा चुनावों में ऐलान के बाद शराबबंदी पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस पूरे मसले पर नीतीश कुमार के साथ रहने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इस फैसले पर हम साथ हैं, जो बीजेपी के लिए काफी कष्टदायक हो सकती है। दोस्तों, कहा तो ये अपनी पार्टी कहलाते हैं, एनडीए है, एनडीए का शासन, लेकिन उसी एनडीए में लोगों के राय, लोगों के मत अलग है। लेकिन ओवैसी ने शराबबंदी को लेकर पूरी तरीके से फुल सपोर्ट जो है नीतीश सरकार को दे दिया है। अख्तरुल इमान ने यह आरोप लगाया है दोस्तों कि प्रशासनिक पदाधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से शराब बैन पूरी तरीके से बिहार के अंदर फेल हो रहा है। घर घर में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को ऐलान करना चाहिए और सख्ती बरतना चाहिए। और यह हकीकत है दोस्तों, बिहार के अंदर शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। कहने को तो बैन है, लेकिन धड़ल्ले से बिक रहा है। और अब इसकी पाबंदी को हटाने की मांग जो है एनडीए के सहयोगी दलों के जरिए कर दी गई है, लेकिन एआईएमआईएम की पार्टी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार की ये नीति बहुत ही अच्छी है और शराबबंदी जो है देश के हर राज्य में होनी चाहिए। और बिहार में नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हुए हैं। अब आगे चलिए, संभल की जामा मस्जिद, जहां पर हिंसा हुई, दंगा हुई, लोगों की जानें गई। एफआईआर में नाम भी संभल के पूर्व एएसपी अनुज चौधरी का कोर्ट के जरिए आदेश दिया गया था एफआईआर दर्ज करने के बाद, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब इसी मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है कि रमजान शुरू होते ही संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई और सजावट को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की मेरठ रेंज को पत्र लिखकर मांग की है कि पिछले साल की तरह इस बार भी मस्जिद की देखरेख में रंगाई पुताई का काम कराया जाए, ताकि रमजान के दौरान नमाजियों को साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल मिल सके। कमेटी का कहना है कि बीते साल एएसआई की निगरानी में मस्जिद की रंगाई पुताई की गई थी, लेकिन बारिश और धूल की वजह से अब दीवार और सजावट पर असर पड़ गया है। इसलिए इस साल भी समय रहते हुए काम शुरू कर देना चाहिए। और पिछले साल इस मुद्दे को लेकर प्रशासन कोर्ट गई थी और एएसआई के बीच प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके बाद पुरातत्व विभाग की देखरेख में कार्रवाई करवाई गई थी रंगाई पुताई की। और अब इस रंगाई पुताई की जैसे ही मांग उठी है तो कुछ नफरती चिंटुओं के कलेजे में बड़ा ही जकड़न हो रहा है, दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस मस्जिद को लेकर कितना विवाद हुआ है दोस्तों, कितना बवाल काटा है, लोगों की जान चली गई है, लेकिन अभी भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे मस्जिदों पर बार बार निशाना बनाया जा रहा है, ये इस देश का हर एक मुसलमान चीख चीख कर बता सकता है। खैर, आगे दोस्तों आपको बता दूं कि एप्स्टीन फाइल्स में इस वक्त यूएस होटल चैन हयात के चेयरमैन का नाम आया और नाम आने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पद पर वो 1999 से थे। सोचिए, हमारे देश में केंद्रीय मंत्री का नाम आ जाता है, प्रधानमंत्री जी का नाम आ जाता है, लेकिन क्या होता है, किसी का इस्तीफा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिकी होटल चेन हयात के चेयरमैन का नाम आया एप्स्टीन से जुड़ा हुआ, तो इस्तीफा दे दिया गया है। आपको बता दूं कि अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंधों का खुलासा होने के बाद दुनिया भर में इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। ताजा इस्तीफा अमेरिका होटल चेन हयात होटल्स के कार्यकारी अध्यक्ष अरबपति थॉमस प्रित्जकर का हो गया है। वो इस पद पर 1999 से बने हुए थे। अमेरिका न्याय विभाग की फाइल से पता चला है कि 2008 में एप्स्टीन और प्रित्जकर लगातार संपर्क में एक दूसरे के थे। 2018 में एप्स्टीन ने प्रित्जकर से अपनी प्रेमिका की दक्षिण पूर्व एशिया यात्रा की व्यवस्था में मदद का भी अनुरोध किया था। 2015 का एक अन्य ईमेल बताता है कि एप्स्टीन ने दुबई में निवेश बढ़ाने के लिए डीपी वर्ल्ड के सीईओ विंस सेल्यूम और प्रित्जकर को जोड़ने की कोशिश की थी, जिससे उसमें सेल्यूम और जेस सेटली के बीच कारोबारी संबंध बढ़ाने की कोशिश की गई थी, जो समय में जेपी मॉर्गन चेन्स एंड कंपनी में वरिष्ठ कार्यकार थे।
लेकिन अब उनका नाम जुड़ा और नाम जुड़ने के बाद इस्तीफा। इसे कहते हैं दोस्तों कि जवाबदेही तय करना। लेकिन हमारे देश में जवाबदेही जीरो है, जीरो। समझ रहे हैं? जीरो, कोई जवाबदेही नहीं। मस्त सब अपने अपने कुर्सी को कस के पकड़ कर बैठे हुए हैं। आगे दोस्तों, अजीत पवार का गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाया है। प्लेन क्रैश में अजीत पवार की जान तो चली गई, उनके जो सुरक्षाकर्मी थे, उनके जो क्रू मेंबर्स थे, सभी की जान चली गई, लेकिन ये मिस्ट्री अब तक सुलझ ही नहीं पा रहा है। इस पूरे मामले पर सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार प्लेन क्रैश की जांच की मांग अब सीबीआई से करने की कर दी है कि सीबीआई को जो है जांच सौंपा जाए और इस पूरे मामले पर जो है जानकारी दी जाए। आपको बता दूं दोस्तों कि महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का 28 जनवरी 2026 को बारामती में एक निजी विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इस घटना को लगभग 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने आशंका जाहिर की है कि यह घटना नहीं कोई दुर्घटना है बल्कि साजिश है। जी हाँ, ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि कोई साजिश है। वो पिछले दिनों लगातार इस मुद्दे पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुर्घटना से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में ब्यौरा तक दिया और सब कुछ सबूत के साथ पेश किया। उन्होंने मांग किया कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द देश के सामने लाया जाना चाहिए। कहा जा रहा कि पेपर नहीं जले, लेकिन ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया। अजीत पवार की मौत पर रोहित पवार का बयान लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि एआई समिट पर जो अभी मैंने बात की है उसको लेकर खबर ये आ रही है कि एआई समिट में फर्जीवाड़ा से देश की नाक कटवाने वाला गलगोटिया यूनिवर्सिटी का सीईओ ध्रुव गलगोटिया अपनी मां पद्मनी के साथ 2014 में करोड़ों फर्जीवाड़ा में जेल जा चुका है। वहीं उसकी मालिक सुनील गलगोटिया यानी ध्रुव का बाप और पद्मनी का पति अग्रिम जमानत की वजह से बच गए हैं। दरअसल इन लोगों ने एसई इन्वेस्टमेंट नामक फाइनेंशियल एजेंसी से 80 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बाद में ये रकम 122 करोड़ की हो गई और फिर ये पैसा वापस करने से मुकर गए। इन्होंने न्यायालय में भी झूठ बोला और यूजीसी से झूठ बोलकर ग्रांट लेते रहे। साफ तौर पर इन फोटो में देख सकते हैं कि ध्रुव गलगोटिया, उनकी मां गलगोटिया और उनका बाप गलगोटिया सब नजर आ रहा है। तब पुलिस के जरिए कार्रवाई की गई थी, लेकिन अब सब नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी चल रहे हैं जिसमें बीजेपी, योगी, मोदी सब जाकर फोटो खिंचवा चुके हैं। खूब आदर, खूब सम्मान हुआ है। जाते जाते इस रिपोर्ट में आपको बता दूं कि अरशद मदनी ने साफ तौर पर मोहन भागवत के दिए गए बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, उनको लेकर अब एक ललकार जो है अरशद मदनी के जरिए उठाई गई। अरशद मदनी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने ही मां का दूध पिया है। ऐसी बातें अरशद मदनी के जरिए साफ तौर पर मंच पर कहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा, इस तरीके का नारा भी जो है दिया गया है। पोस्टर बैनर भी दिखाए गए हैं इस प्रोग्राम में और उन्होंने साफ कहा है कि हमने, जी हाँ, ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने ही मां का दूध पिया है। ऐसे तीखे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिससे आरएसएस में अफरा तफरी मची हुई है। लोगों के पास अब जवाब नहीं बचे हैं। जिस तरीके का हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम जो इन लोगों के जरिए कराया जाता है, आज अरशद मदनी के जरिए उनको सटीक जवाब दी गई है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।